Good morning, students. Today we are going to discuss radiopharmaceuticals. आज जो हमने रेडियो फार्मास्यूटिकल चैप्टर करना है उसमें हमारे ये कुछ टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते क्या हैं, देन रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, कुछ रेडिएशंस होती हैं जैसे अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, देन रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, हाफ लाइफ क्या होता है, रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी कैसे करते हैं, सोडियम आयोडाइड एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इनकी स्टोरेज कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, इनको किस तरीके से आपने हैंडल करना है और इनकी एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले बात आती है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते क्या हैं। अ रेडियो फार्मास्यूटिकल इज अ रेडियो एक्टिव कंपाउंड used for diagnosis and therapeutic treatment of human diseases. रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या है? एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड है। रेडियो एक्टिव कंपाउंड क्या होता है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। कहाँ यूज किया जाता है रेडियो फार्मास्यूटिकल को? फॉर डायग्नोसिस एंड थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस का मतलब क्या है? डिटेक्शन के लिए, मतलब आपको कौन सी डिजीज है उसकी डिटेक्शन में हमें ये हेल्प करते हैं। देन थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट मतलब किसी बीमारी के इलाज में भी इसको यूज कर सकते हैं हम। और इनमें से 95% जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको हम यूज करते हैं फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, और बाकी के जो है हमारे पास उनको हम यूज करते हैं फॉर थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट। हम डिस्कस कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो अपने आप ही, हमें पता है एक कोई भी एटम होगा उसमें प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, कई बार उनका साइज इस तरह का होता है कि वो उसमें से अपने आप कोई प्रोटॉन निकल जाता है, कोई न्यूट्रॉन निकल जाता है, मतलब उनमें से ना कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस निकलती रहती हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती, इनविजिबल होती हैं। दैट आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, और इस फिनोमिनन को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। वो सब्सटेंसेस जो लगातार अपने आप ही कुछ इनविजिबल रेडिएशंस छोड़ते रहते हैं उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, और इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी की दो डेफिनेशंस हो गई हमारे पास। फर्स्ट इज द फिनोमिनन ऑफ spontaneous emission of certain kind of invisible radiations by certain substances is called radioactivity. Second, transformation or disintegration of radionuclide is known as radioactivity. अब इसमें रेडियो न्यूक्लियाइड की बात की है हमने। रेडियो न्यूक्लियाइड क्या होता है? रेडियो न्यूक्लियाइड होता है एक ऐसा अनस्टेबल केमिकल सब्सटेंस और एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव एमिशन करता है या डिके करता है, उसको बोलते हैं रेडियो न्यूक्लियाइड। An unstable form of chemical element that radioactively decays, resulting in the emission of nuclear radiation. न्यूक्लियर रेडिएशन मतलब जो न्यूक्लियस में से डिसइंटीग्रेशन होके या टूट के कुछ हमारे पास बाहर आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रेडिएशन। न्यूक्लियस के अंदर से हो रही है इसलिए एमिशन फ्रॉम न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियाइड्स हैं हमारे पास, दीज कंटेन अनस्टेबल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये चीज मैंने अभी आपको बताई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनमें वो अनस्टेबल होने की वजह से टूट जाते हैं, डिसइंटीग्रेशन हो जाती है और वो बाहर निकल आते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। कई बार क्या होता है, एक दो या तीन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन निकलने के बाद हमारे पास एक नया न्यूक्लियस बन जाता है। हो सकता है वो स्टेबल हो सकता है वो अनस्टेबल हो। अगर वो अनस्टेबल हो गया, मान लो उसमें से दो या तीन हमारे पास न्यूट्रॉन या प्रोटॉन निकल गए, उसके बाद वो अनस्टेबल ही रहता है, तो
वो फिर से भी डिके कर सकते हैं, मतलब फिर से टूट सकते हैं और हमारे पास फर्दर रेडिएशंस निकल सकती हैं उसमें से। चलिए अब एक एनिमेशन के थ्रू समझते हैं किस तरह से रेडियो एक्टिविटी होती है, अल्फा बीटा रेडिएशंस कैसे निकलती हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियस की, अब यहाँ पे हमारे पास एक रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है। किस तरह से, एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर ऑर्बिटल्स में घूम रहे हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं। जो हमारा न्यूक्लियस है दैट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो व्हाट इज एन एटम? एटम के अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अपने साथ होल्ड करके रखती हैं और आपका न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल रहता है। लेकिन जब हमारे पास एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स या एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स हो जाता है तो न्यूक्लियस आपका अनस्टेबल हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे है, दो न्यूक्लियस दिखाए गए हैं लेफ्ट और राइट में, एक में प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, एक में न्यूट्रॉन्स ज्यादा हैं। तो ये इनकी क्या टेंडेंसी होगी इन एटम्स की या इन न्यूक्लियाई की कि ये अपने में से प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को रिलीज कर देंगे ताकि स्टेबल हो जाए। जब प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स निकलते हैं दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। यहाँ पे जो रेड कलर के पॉजिटिवली चार्ज हैं दीज आर प्रोटॉन्स एंड येलो कलर वाले हैं हमारे पास न्यूट्रॉन्स। तो अल्फा बीटा डिके कैसे होता है? सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्फा डिके की। अल्फा डिके के केस में हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, दो प्रोटॉन निकलेंगे और दो न्यूट्रॉन निकलेंगे। टोटल मास हो जाएगा 4 और चार्ज हो जाएगा 2। मतलब यूरेनियम 238 था, हमारे पास थोरियम 234 आ गया, एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर गया 2 पॉइंट। तो हमारे पास एक नया एलिमेंट आ जाएगा विच विल बी 2 पॉइंट्स बिलो द प्रीवियस वन। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा डिके। बीटा डिके के केस में हमारे पास जब न्यूट्रॉन्स ज्यादा हैं तो न्यूट्रॉन क्या करेंगे, न्यूट्रॉन जो है that will be converted into proton and an electron. This is called beta minus decay. बीटा माइनस डिके में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और ये हाई एनर्जी का है, इसी को बोलते हैं बीटा पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी बात कर लेते हैं, जब हमारे पास कार्बन 16 है, सॉरी कार्बन 14 है, इसमें जब बीटा नेगेटिव डिके हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, न्यूट्रॉन्स एक्सेस होने की वजह से हो रहा है, तो हमारे पास मास नंबर जो है वो सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। पहले हमारे पास 6 प्रोटॉन थे और 8 न्यूट्रॉन थे, अब हमारे पास न्यूट्रॉन निकल गया तो 7 न्यूट्रॉन रह जाएंगे और 7 प्रोटॉन रह जाएंगे। तो इसमें हमारे पास एक प्लेस हायर पे चला गया। अब अगर बीटा प्लस डिके हो जाता है, इस केस में हमारे पास प्रोटॉन्स एक्सेस में है, प्रोटॉन क्या होंगे, अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू न्यूट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन। पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ पॉजिट्रॉन। तो बीटा डिके हमारे पास दो तरह का आया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इस केस में हमारे पास क्या होगा, मास नंबर जो है वो सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो एक कम हो जाएगा इन केस ऑफ बीटा प्लस डिके। तो ये अगर समराइज करें, एक स्टेबल न्यूक्लियस था, ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियस था, उसमें से हमारे पास अल्फा बीटा डिके हुआ, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकले। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अल्फा बीटा डिके होना है या नहीं होना है? ये एक ग्राफ है बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर ये जो ये डॉटेड लाइन है इस रेंज में आते हैं तो न्यूक्लियस स्टेबल है, अगर लेफ्ट या राइट कहीं पे भी आ रहा है तो इट मींस अनस्टेबल है। This is green color line is called NZ line, न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन लाइन। यहाँ पे ये स्टेबल है। अगर हमारे पास
लेफ्ट साइड को ज्यादा आ रहा है, मतलब न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा है, तो उस टाइम पे हमारे पास बीटा एमिशन होगी। अगर हमारे पास राइट साइड पे आ रहा है ग्राफ, तो हमारे पास बीटा पॉजिटिव एमिशन ज्यादा होगी। और बीच का रीजन आएगा जो यहाँ पे, जो ये रेड लाइन इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास अल्फा डिके ज्यादा होगी। सो अल्फा के केस में हमारे पास मास नंबर -4, एटॉमिक नंबर -2 कम हो रहा है। बीटा माइनस के केस में सेम रहता है, लेकिन बीटा प्लस के केस में मास नंबर भी सेम रहता है। एटॉमिक नंबर बीटा माइनस में इंक्रीज कर जाता है और बीटा प्लस में डिक्रीज कर जाता है एक एक पॉइंट से। पहली बात आती है आइसोटॉप क्या होता है। आइसोटॉप क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। What is an isotope? Atoms of an element which have same atomic number but different mass number are called isotopes. और अगर हम रेडियो एक्टिव कंपाउंड की बात करें, मतलब कोई ऐसा रेडियो एक्टिव कंपाउंड जिसमें हमारे पास सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है, तो उसको बोल देंगे रेडियो आइसोटॉप। रेडियो आइसोटॉप क्या करेगा? रेडिएशंस देगा, फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस। उसके बाद खुद वो टूट जाएगा, हमारे पास एक नया रेडियो आइसोटॉप या डॉटर न्यूक्लियाइड बनाएगा। एक होगा हमारे पास ओरिजिनल न्यूक्लियाइड या पेरेंट न्यूक्लियाइड, और जो बनेगा उससे डिसइंटीग्रेशन से, दैट विल बी कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाइड। इस जो फिनोमिना ऑफ न्यूक्लियर चेंजेस है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। मतलब किसी भी न्यूक्लियस में से रेडिएशंस का निकलना, उसके बाद ओरिजिनल न्यूक्लियाइड का डॉटर न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट होना, उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। फिर हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड। रेडियो न्यूक्लियाइड हमारे पास दो तरह के हैं, नेचुरल रेडियो न्यूक्लियाइड और आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लियाइड। नेचुरल वो हैं जो हमारे को नेचर में मिलते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं यूरेनियम 238 की, रेडियम 226 की, पोटेशियम 40 की, रुबिडियम 87 की। ये भी क्या करेंगे? रेडिएशंस एमिट करते हैं। देन वी हैव आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लियाइड्स। इनको जो है हमने खुद बनाया है, कई बार हम बनाते हैं, कई बार क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में से ये निकलते हैं, तो वो हो गए हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लियाइड्स। फॉर एग्जांपल आयोडीन 131, टेक्नीशियम 99, कोबाल्ट 60, इरिडियम 192, सीजियम 137। अब बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की फर्दर डिटेल में। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होंगे? जो रेडिएशंस को एमिट करेंगे। एग्जाम्पल्स अभी हमने पीछे कर लिए हैं, ये सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। ये रेडियो एक्टिविटी होती क्यों है? क्योंकि जो उनका न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है और डिकम्पोज कर जाता है। उसकी डिकम्पोजिशन से हमारे पास रेडिएशंस निकलती हैं। तीन तरह की रेडिएशंस हैं, अल्फा बीटा गामा। अब इन तीनों रेडिएशंस की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। इनमें से अल्फा बीटा गामा जो है, अल्फा सबसे कम पेनिट्रेटिंग है। पेनिट्रेटिंग का मतलब कि किसी सरफेस के अंदर पास करना, उस अंदर घुस जाना। फॉर एग्जांपल अल्फा रेडिएशन की बात करें तो ये पेपर में ही पास हो सकती है। बीटा रेडिएशन पेपर तो पास कर जाती है, प्लास्टिक भी पास कर जाती हैं। देन गामा रेडिएशन या और एक्सरेज आती हैं, ये सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग है। ये पेपर में से भी पास हो जाती हैं, प्लास्टिक में से भी पास हो जाती हैं, लेड में से भी पास हो जाती हैं। अगर आपको ध्यान हो, एक्सरेज की हम बात करते हैं तो ये हमारे बॉडी टिश्यूज में से पास हो जाती हैं, इसीलिए तो इनको यूज करते हैं फॉर एक्सरे स्कैनिंग के लिए। लेकिन अभी हम सिर्फ अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस की बात करेंगे। अब सबसे पहले आती हैं हमारे पास अल्फा रेडिएशंस। अल्फा रेडिएशंस में हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? अल्फा पार्टिकल्स की बनी होती हैं अल्फा रेडिएशंस। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं,
बने होते हैं किससे? 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स से। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर लो है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और these कैन बी डिटेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और इनका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो 4 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। और ये रेडिएशंस कहाँ से निकलती हैं? हैवी मेटल्स में से। और सभी अल्फा पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो सेम होती है, क्योंकि ये हमारे पास अल्फा रेडिएशंस अभी हमने देखा कि ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाती, पेपर तक ही पास में निकल पाती हैं। तो इसको हम जो है बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस में नहीं यूज करते हैं। नॉर्मली ये टिश्यू में से पास नहीं कर पाएंगे, जो हमारी स्किन है उसमें से पास नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता। अब जैसे ये एक रेडिएशन दिखाई हुई है, सॉरी रेडियो एक्टिविटी दिखाई है, यहाँ पे 88 है इसका, और ये 226 है। जब इसमें से अल्फा रेडिएशन निकलेगी तो इसमें से हीलियम निकलेगा, इसका यहाँ पे 4 यहाँ पे आएगा हीलियम के ऊपर, और ये 2 प्रोटॉन ये नीचे वाले आ जाएंगे। तो इसका मास ये निकल गया, इसमें से ये हमारे पास एक अल्फा रेडिएशन की फॉर्म में निकल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बीटा रेडिएशंस। बीटा रेडिएशंस में क्या है? बीटा पार्टिकल्स की बनी होती हैं। दीज आर स्मॉल, फास्ट मूविंग है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस में से एमिट होते हैं। ये 2 तरह के हो सकते हैं, पॉजिट्रॉन्स और नेगाट्रॉन्स। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो अल्फा रेडिएशन से ज्यादा होती है और मास जो है वो कम होता है। देन हमारे पास बात कर लेते हैं हम गामा रेडिएशंस की। गामा रेडिएशंस जो है वो वेटलेस पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, या इनको फोटॉन्स भी कहते हैं। इनका ना कोई मास है ना कोई चार्ज है, इसी वजह से इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है अल्फा और बीटा रेडिएशन से ज्यादा होती है। फिर ये एक टेबल है, इनका कंपैरेटिव देख लेते हैं, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन का। अल्फा रेडिएशन के केस में हमारे पास 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, मास 4 है, चार्ज 2 पॉजिटिव है, और ये इजीली हमारे न्यूक्लियस में से एक्सपेल हो जाती है। उसके बाद इनकी पेनिट्रेशन पावर लो होती है, स्पीड भी स्लो होती है, मास सबसे ज्यादा है इन तीनों में से, और उसके बाद हम जो ये इनकी आयनाइजिंग पावर जो है वो ज्यादा होती है। उसके बाद बीटा पार्टिकल की बात कर लेते हैं। इसकी हाई काइनेटिक एनर्जी है, मॉडरेट पेनिट्रेशन है और मॉडरेट आयनाइजिंग पावर है। आयनाइजिंग पावर उसकी ज्यादा होगी जिसका मास और चार्ज ज्यादा होगा। अल्फा पार्टिकल में मास ज्यादा है इसलिए इसकी आयनाइजिंग पावर ज्यादा होगी। बीटा पार्टिकल में उससे कम है तो आयनाइजिंग पावर कम हो गई और पेनिट्रेशन उल्टा हो जाएगा। गामा पार्टिकल्स के केस में हमारे पास मास और चार्ज दोनों ही 0 है, इसलिए इनकी पेनिट्रेटिंग पावर तो बहुत ज्यादा है लेकिन आयनाइजिंग पावर सबसे कम है। तो आज के लेक्चर में हमने रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में जाना, रेडियो एक्टिविटी कैसे होती है, स्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लियाई किस तरह से रेडिएशंस एमिट करते हैं, फिर उसके बाद अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस क्या होती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या आयनाइजिंग पावर है, क्या उनकी पेनिट्रेटिंग पावर है। उसके बाद हमने रेडियो एक्टिव डिके भी समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो आइसोटॉप्स, हाफ लाइफ, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी और जो कंपाउंड रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम आयोडाइड, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को किस तरह से स्टोर किया जाता है और उनको हैंडल कैसे करना है। उसके बाद मेजर एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डिस्कस करेंगे। So this is all about radiopharmaceuticals for today. Thank you.